नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। दर्शकों आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आंख बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। जितने भी इनके पेशेंट हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के द्वारा सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो आपको एक खास मौका दिया जाता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप सभी इस खास मौके का लाभ उठाएं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। मेल आईडी पर अपने अपने घर के नक्शे हमें भेज सकते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि आपके घर का नक्शा ऑटोकैड होना चाहिए, हाथ से बना हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए लगातार संपर्क करते रहें। नंबर्स और बाकी की डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैम, लकड़ी के बारे में हम जितना जान रहे हैं उतनी हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, जिज्ञासाएं भी बढ़ती जा रही हैं और जितना जान रहे हैं उतनी जानकारियां कुछ कम सी ही लग रही हैं। तो आज भी लकड़ी के बारे में ही बात करेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रोसेस हमें बताया था कि लकड़ियों को काटने से पहले पूजा पाठ की जाती है, लकड़ियों को काट कर देखा जाता है कि उसके अंदर से किस प्रकार का पदार्थ निकल रहा है और उसके बाद ये जो है निश्चित किया जाता है कि वह लकड़ी हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। लेकिन आज कुछ ऐसी ही जानकारियां और हम आपसे प्राप्त करना चाहेंगे। जंगलों को काटना मना किया जाता है, लेकिन व्यक्ति जंगलों को काटता है। जंगलों को काटने के बाद जंगलों को तो नष्ट करता ही है, पर्यावरण को तो दूषित करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या कोई वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है? देखिए, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो जैसे हम जीव हैं वैसे पेड़ पौधे भी जीव हैं। और हमने आपको पहले ही बताया कि एक योनि हमारी भी वृक्षों की होती ही है। अगर हम सूरजमुखी की बात करें तो आप देखिए, सूर्य जिस तरफ होता है वो फूल उसी तरफ अपना मुंह करके उधर ही वो पेड़ उगता है। कोई भी पेड़, लताएं बोले, उनके ब्रांचेस बोले, सब सूर्य की दिशा में होती है। हमारा सर भी ऊपर है। कोई भी जानवर, कीट, कुछ भी धरती के अंदर भी अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो कोई नीचे की तरफ नहीं ग्रो करता, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। ये सब हमारे सूर्य की वजह से। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सूर्य की रोशनी से हमें फल और सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। वहीं पेड़ पौधे भी हमारे जीवन में बहुत उत्तम स्थान रखते हैं। अगर हम पेड़ को, जैसे इन्होंने बताया कि हम पेड़ को काटने की बात करते हैं, पेड़ को अगर हमने काटा तो सबसे पहला जो इसका साइड इफेक्ट होता है, जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने ही हम देखते हैं शहरों में आबादियां बढ़ती है। ये एक प्रॉब्लम खड़ा होता है। दूसरी बात, अगर हम इसको वास्तु से रिलेट करें, अगर कोई पेड़ काटा गया, वो जो पेड़ गिर रहा है वो किस तरीके का आवाज कर रहा है, उस पर भी डिसाइड होता है कि हमें उसका शुभ फल मिलेगा कि अशुभ फल मिलेगा। अगर मान लीजिए कि एक पेड़ गिरा और हमें हाथी का गर्जन, अगर आप रिकॉल करें, कोई जू में गए हो या कोई आपने फॉरेस्ट कैंपेनिंग अगर की हो तो आपने सुना होगा हाथी की गर्जन कैसी होती है। अगर हाथी या सिंह का गर्जन आपको सुनाई दे जब वो पेड़ गिर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो पेड़ आपको शुभ फल देगा। अगर वहीं वो पेड़ जब गिर रहा है आपको कोई रुदन की आवाज़ समझ में आती है, रोने की, कलपने की, तकलीफ की, कष्ट की, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो पेड़ आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो जब वास्तु में हम बात करते हैं एनर्जीज की, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स की, तो वहीं ये पेड़ पौधे भी, जिन्हें हम काटते हैं, जिनसे हम फर्नीचर बनाते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो इस तरीके के कोई गर्जन करता है तो वो हमें नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट अकॉर्डिंगली देते ही हैं। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा, क्योंकि ये तो हर एक व्यक्ति को समझना होगा कि कोई अगर वस्तु है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति विशेष को जानना होगा कि उसके लिए उसका इफेक्ट कैसा है। आजकल के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों को लेकर। पहली बात, बच्चे कहना नहीं मानते, मार्ग से भटकने में तो एक क्षण नहीं लगाते, और हर एक माता पिता का बस एक सपना होता है कि बच्चे बड़े हो जाएं, उनका नाम रोशन करें और अपने जीवन में कुछ कर दिखाएं। लेकिन जब बच्चा उसके विपरीत कार्य करने लगता है, बुरी संगतों में लग जाता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में पड़ जाता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे में क्या बच्चे की दिशा बदलने से उसके नेचर में परिवर्तन आ सकता है? यदि हाँ, तो किस तरीके से? हम चाहेंगे इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। मैं खुद एक माता हूँ, मैं जानती हूँ कि एक बच्चे को बड़ा करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि हम हमारे बाद इस सोसाइटी को, समाज को कोई देकर जा रहे हैं।
तो ये हमारा धर्म होता है और ये हमारा कर्म भी है कि हम एक अच्छा व्यक्ति समाज को देके जाएं। शिक्षित होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा एक व्यक्ति का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समाज को एक अच्छा व्यक्ति नहीं देकर जाते तो कहीं ना कहीं हम अपनी तो क्षति कर ही रहे हैं, अपने परिवार की क्षति कर रहे हैं, समाज में अपना नाम तो खराब कर रहे हैं, प्लस वो बच्चा हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरा भी हो सकता है। तो अगर हम वास्तु की बात करें तो जब हम वास्तु में एनर्जी की बात करते हैं, हम ये किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं वास्तु द्वारा। तो अगर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता तो हमें उसके स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए ऑब्वियसली हम अगर उनके स्थान को बदल दें कि वो कहाँ बैठेगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ वो खाना खाएगा, इस चीज़ को अगर हम बदल दें तो आप निश्चित देखिएगा कि उनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि एक किसी जिला का जिला अध्यक्ष है, वो अगर कोई बात बोल रहा है तो उसके नीचे का सबॉर्डिनेट चाहे उससे बात प्रिय हो या अप्रिय हो, वो उसकी बात सुनता है, वो प्रतिवाद नहीं कर सकता। क्यों? हायरार्की की बात है, जो आपसे ऊपर है हम उसकी बात अवश्य सुनते हैं। घर में क्या होता है, हमारे बच्चे जिनको हम इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रखें वो कई बार हमें टेकन फॉर ग्रांट लेते हैं और हमारी बात को नहीं सुनना चाहते। ये आम तौर पर होता है और काफ़ी बार बच्चों ने देखा है कि अल्टीमेटली गार्जियन उनके आगे सरेंडर कर देते हैं, तो बच्चे इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे हम उन बच्चों को कंट्रोल में लाएं और वो हमारी बात सुने। तो जैसे हमने बताया हायरार्की की बात, जो जगह सबसे ज़्यादा पावरफुल है वहाँ आप पहुँच जाएं, और जो जगह सबमिसिव है, जहाँ आपका कर्मचारी भी बैठे तो आपकी बात सुने, वहीं वैसे ही जगह को हम इस घर में लोकेट करते हैं कि कहाँ बैठाएं बच्चे को कि वो आपकी बात सुने, वो आपके बातों का उल्लंघन ना करे। तो साउथ एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा है जहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो घर में रहने वाला हर व्यक्ति, कार्य क्षेत्र में अगर आप वहाँ बैठेंगे तो आपके नीचे काम करने वाला हर व्यक्ति आपकी बात सुनेगा। कार्य क्षेत्र में मान लीजिए आपने साउथ में अपने स्टाफ को बैठा दिया तो कल को उसी की चलेगी, आपको उनका सुनना पड़ेगा। तो अपने घर में भी यही बात लागू होती है। अगर हम अपने छोटे बच्चे को हमने साउथ में अगर स्थान दे दिया तो वो अपनी ही बात चलाएगा और हमारी बात को महत्वता नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी हमसे ज़्यादा हो चुकी होगी। तो आइए ना अपने बच्चे को बैठाते हैं वेस्ट में। वेस्ट में रहने वाला बच्चा हमेशा मैत्री भाव में रहेगा, वो आपसे भी अच्छे से व्यवहार करेगा, अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से, सबके साथ बढ़िया व्यवहार करेगा, आपकी बात भी सुनेगा, आपके और उसके बीच में ईगो क्लैश नहीं होगा। यहाँ तो बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं अगर आपसे बोलूँ आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अगर एक सास है और बहू है, उनके बीच में अगर सामंजस्य नहीं है, सास को आप साउथ में सुलाइए, साउथ में बैठाइए और बहू को वेस्ट में ले जाइए, आप खुद देखेंगे दोनों के बीच में जितनी भी ईगो क्लैशेस थे वो खत्म हो चुके, वो दोनों के बीच के संपर्क काफ़ी सुधर जाएंगे। घर को हम स्वर्ग बोलते हैं, क्यों हम उस घर को आज के डेट में स्वर्ग के रूप में नहीं देखते। हम जब घर से बाहर निकलते हैं हमें ज़्यादा आनंद आता है, हम घर में नहीं जाना चाहते और घर में हम किसी मजबूरी में ही जाते कि रात तो वहीं बितानी है। हर दिन के बाद जैसे रात आता है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में स्वभाव में भी बार बार परिवर्तन आता है। ये हमारे कार्य क्षेत्र, हमारे घर, सबकी ऊर्जा और एनर्जी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिलहाल इस चर्चा को यहाँ रोकना होगा क्योंकि ब्रेक का समय आ गया है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम ऐसे ही जारी रखेंगे और भी जानकारियां जरूर आपसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों अभी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में वक्त आ चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत कुछ बाकी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके घर के लिए महत्वपूर्ण है, आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं वह सारी जानकारियां आप तक पहुंचे तो नंबर्स को नोट कर लीजिए। और फिलहाल हम ये रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं और आप तक और जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है
6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारियां प्राप्त की, खासकर संतान के बारे में जाना कि संतान अगर मार्ग से भटक जाए तो कैसे उनको मार्ग पर लाया जा सकता है और इसका कारण कहीं ना कहीं वास्तु भी हो सकता है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपकी भी कोई समस्या है, वास्तु निवारण चाहते हैं तो अपने अपने मैप हमें भेजते रहिए। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होना चाहिए, हाथ से बना हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ही कार्यक्रम के अंत में एक टिप आपका इंतजार कर रही है, तो आप जरूर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले संतान के बारे में आपने बताया कि संतान को कौन सी दिशा में रखना चाहिए, उनको कौन सी दिशा में बिठाना चाहिए, सुलाना चाहिए। अब ये जो मैप स्क्रीन पर है, ये भी अपनी संतान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इनका नाम योगेश है और ये हरिद्वार से है। इनका सवाल है कि इनकी संतान जो है वो किसी का कहना नहीं मानती, इवन अपने फादर तक का कहना नहीं मानती, और इनकी खुद की अपने संतान के साथ नहीं बनती। छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश हो जाता है। संतान इनका आदर नहीं, उसके विपरीत अनादर करती है। क्या करें, बहुत परेशान है। योगेश जी, ज़रूर आपने इसमें वास्तुशास्त्री का या तो हेल्प लिया है या आपने खुद वास्तु पढ़ी होगी या जानकारी रखते हैं, उसी हिसाब से आपने इस घर को बनाया है या लिया है। आपने सोचा होगा कुछ और पर हुआ कुछ और, क्योंकि वास्तु सिर्फ किचन और बेडरूम नहीं है, जैसा कि इन्होंने भी आपको इतने दिन में समझते समझते समझा ही दिया है कि वास्तु सिर्फ बेडरूम, किचन, टॉयलेट यहाँ बना दो, सिर्फ इतना नहीं है। वास्तु इससे बहुत ज़्यादा गंभीर एक सब्जेक्ट है। जो इसका सही ज्ञान नहीं रखते वो हमेशा ही कहीं ना कहीं गलती करते हैं और वो उन्हें विनाश का कारण बनती है। अब यही इस घर में हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल दिशा मध्य में आपने टॉयलेट बना दिया। पहला बात, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि आपने नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन तो किया, बहुत अच्छा किया, आपने सोचा इसका बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपने जो टॉयलेट देखिए, आपने इस घर में 3 टॉयलेट है और तीनों ही गलत दिशा में बनी हुई है। ये संतान से मतभेद तो देगा ही। इसके साथ और एक बात जो मेरे को समझ में आ रही है कि ये टॉयलेट अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चे के साथ आपके संपर्क तो सुधरेंगे। इसके साथ साथ आप बच्चे को वेस्ट में ले आइए। वेस्ट में मैं एक बेडरूम देख पा रही हूँ। वेस्ट के बेडरूम में उनका सर साउथ की तरफ रखवाइए और पैर नॉर्थ की तरफ। इसको करके तो देखिए, आजमा के तो देखिए। आपने जो वास्तु आज तक की होगी वो उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है, बट ये छोटा सा चेंज अगर आप अपने घर में ले आते हो तो आपको बहुत परिवर्तन आपके बच्चे में, उसके स्वभाव में दिखेगा। क्योंकि वास्तु सिर्फ एनर्जी की बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ यह यहाँ बना दो, इसको यहाँ सुला दो, इसको यहाँ बैठा दो, इसकी बात नहीं करते। हम व्यक्ति के स्वभाव तक को बदल सकते हैं वास्तु के द्वारा। वास्तु वर्क करता है। अगर ये मेरे लिए कार्य करता है तो आपके लिए भी कार्य करेगा। और ये मैं नहीं कहती, ये पुराने ऋषियों का कहना है। हम ऋषियों से ऊपर नहीं है, ना हम शास्त्र से ऊपर है। हमारे शास्त्र का कहना है कि अगर हम करेक्शन ठीक करेंगे तो व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन निश्चित आएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, परिवर्तन तो निश्चित आएगा, लेकिन वास्तु के हिसाब से उस व्यक्ति को चलना भी तो होगा। और इस केस को देखने के बाद इतना तो समझ आ गया है कि टॉयलेट इतना बड़ा परिणाम दे सकता है। और ये हर एक व्यक्ति को जानना होगा कि घर के अंदर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज कहीं ना कहीं वास्तु से जुड़ी होती है, जो कि हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती है। जैसे कि आपने बताया इस केस के अंदर कि टॉयलेट को चेंज कर देने से उनके बच्चे के जो बिहेव है उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। लेकिन ये जो वास्तु पुरुष हैं, इनके तो शरीर के हर अंग पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई देव है। तो क्या आपके हिसाब से, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, किसी भी अंग पर टॉयलेट बनाना क्या उन देव का अपमान नहीं? बहुत अच्छा सवाल। हमारे शास्त्र में ऐसे दिशाएं बताई गई है कि कहाँ आप टॉयलेट बना सकते हैं। अगर हम बोलेंगे पूरे घर में ही वास्तु पुरुष है तो आप बिल्कुल, इनकी बात लाजमी है, आपके मन में भी ये क्वेरी आती होगी। ये तो आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके सवाल एक्चुअली ये बोल देती है मुझे। तो मैं सिंपल एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि अगर एक घर है तो उसमें टॉयलेट तो होगा ही, एक घर है तो उसमें किचन तो होगा ही, एक घर है तो उसमें बेडरूम तो होगा ही, और एक घर है तो उसमें एंट्रेंस भी होगा ही। तो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, जगह बताए गए हैं जहाँ पर ये अलाउड है, और ये जगह बताए गए जहाँ वर्जित है।
तो क्यों ना हम शास्त्रीय ज्ञान को समझें और उसी के हिसाब से हम टॉयलेट का निर्माण करें। रेशमी जी की बात पे वापस आ जाते हैं कि इस टॉयलेट बनाने के लिए प्रावधान दिए गए हैं, दिशा में दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ बना सकते हैं। इसके लिए पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपके जो प्लानिंग होती है जब आप घर लेते हैं बनाते हैं, उसमें डिग्रियों का भी रोल है, प्लस उस प्लॉट के साइज़ का भी रोल है, उसके स्ट्रक्चर का भी रोल है कि वो चौकोर है, वो त्रिभुज है या वो रेक्टेंगुलर है, उस पर भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली प्रोविज़न है, टॉयलेट नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इसी के साथ ही एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप बार बार कहते हैं कि अगर आग्नेय कोण में किसी को ले जाके बिठा दिया, क्रोधित तो होगा ही, गुस्सा तो आएगा ही, जवाब तो देगा ही, लेकिन कुछ ऐसा भी कहा गया है कि जहां आपका आग्नेय कोण होता है या फिर कहें कि आपका किचन है, वहां पर आपने पानी नहीं रखना है। अग्नि और पानी को दोनों को साथ में बिल्कुल नहीं रखा जाता है, लेकिन बिना पानी के तो किचन में काम किया नहीं जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। ये गए किसी एक सभा में मुझे ये सवाल किसी ने पूछा था, तो मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। आप समझ लीजिए, एक पानी आप ले लीजिए और आप गर्म उबलता हुआ कोयला उसमें डाल दीजिए। क्या होती होगी उस पानी की स्थिति और उस कोयले की, समझ लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि साउथ ईस्ट में हम पानी का व्यवस्था नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट में और वहाँ जब हम किचन बनाते हैं तो वो सिर्फ एक कोना, एक छोटा सा एरिया नहीं होता, वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है। तो वास्तु में से बहुत सारे वहाँ पे आपको प्रोविजंस मिल जाते हैं, देवता के पोजीशंस मिल जाते हैं जहाँ पर आप पानी को रख सकते हैं। और पानी जब हम बोलते हैं ना, ज़मीन के साथ जब उसका संबंध होगा पानी तब, और पौधों का भी जब जमीन के साथ संबंध होगा तब वो हमें वास्तु सम्मत रिजल्ट देते हैं। ये हमारे शास्त्रों का कहना है। बिल्कुल। एक चीज जो मेरे मन के अंदर है वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। कुंडली के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति के मन का एक यही सपना होता है कि ऊंचा पद मिल जाए, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिल जाए। कुंडली के अंदर जब कोई व्यक्ति दिखवाता है अपने ग्रहों की चाल को, दोषों को, योगों को, तो राजयोग सबसे उत्तम माना जाता है। कहीं खंडित हो जाए तो उसका उपाय भी कर लिया जाता है, भंग हो जाए उसका उपाय कर लिया जाता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें और कोई व्यक्ति ऊंचे पद की प्राप्ति करना चाहता हो, यश की प्राप्ति करना चाहता हो, तो कौन सी दिशा का चयन करें? मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि वास्तु में जब हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 45 देवी देवता नहीं है। मैंने पहले भी कहा, इसमें 33 कोटि देवी देवता है। अगर हम बात करते हैं विवस्वान की, ये हमारे जो विवस्वान है यही हमें सबसे ज़्यादा पावर देते हैं। और ये है किधर? हमारे साउथ से ज़रा सा आगे अगर आप बढ़ते हैं ब्रह्मस्थान की तरफ, तो वहीं विवस्वान का स्थान है। तो जो विवस्वान है ये हमें ये सारी जो भी चीज़ें ये चाहती हैं वो सब हमें विवस्वान देते हैं। और अगर इंद्र में हमने द्वार कर लिया और विवस्वान में हमने बैठना, सोना, खाना चालू कर दिया, तो ये दोनों मिलकर हमें वो सारी चीज़ें दे सकते हैं जिसको हमने कल्पना में ही सिर्फ सोचा होगा। जिस ऐश्वर्य की कल्पना हमने की होगी, जिस उत्थान की हमने कल्पना की होगी, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें ये जगह देता है। मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि कोई भी स्त्री, आज हम जानते हैं कि स्त्रियों का उत्थान चल रहा है, स्त्रियों को बहुत मान्यता मिल रही है और स्त्रियां बहुत सारे काम कर रही है। आज स्टूडियो में भी आप 2 स्त्री को ही देख रहे हैं। तो स्त्री जो घर को संभालती हैं और सब कुछ करती हैं, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में उत्थान हो। पुरुष की तो हम बात करते ही हैं कि वो उत्थान करना चाहते हैं, इंद्र में उनके द्वार हो गया और विवस्वान में वो आ गए बैठने, सोने, सब कुछ करने। स्त्रियां स्पेशल क्या कर सकती हैं जिससे कि उनके जीवन में उत्थान हो सके? तो मैं आपको आज एक राज की बात बताती हूँ कि साउथ ईस्ट में अगर किचन है और साउथ ईस्ट के किचन में अगर व्यक्ति ने, स्त्री ने दिन के 2-3 घंटे भी अगर बिता लिए तो उसके पिछले जन्मों के किए हुए जितने पुण्य हैं वो सब इस जन्म में फलीभूत होते हैं। तो हम सब जानते हैं हमारे पिछले जन्मों में हमने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे संचित कर्म किए हैं और हम चाहते हैं कि वो बैंक का खाता इस जन्म में खुल जाए। तो आइए ना साउथ ईस्ट में थोड़ा समय अपने किचन में बिताइए। किचन में काम करना आपके सम्मान को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। आप शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी है, मैं डॉक्टर हूं, फिर भी मैं मेरे किचन में काम करती हूँ, क्योंकि अगर आप किचन में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने घर वालों से ज़्यादा जुड़ पाते हैं। और कुछ नहीं भी तो आपके समाज में मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ अगर आपको पाना है और आप एक स्त्री हैं तो ये सुनहरा मौका पुरुषों के पास नहीं है पर आपके पास है। आइए ना साउथ ईस्ट में 2 से 3 घंटा अपने किचन में समय बिताइए। आप देखिए अपने जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धियों को आप पाएंगी। अच्छा हुआ ये सवाल मैंने जरूर ले लिया, तो ये भी क्लियर हो गया होगा लोगों को। फिलहाल समय का अभाव है, उसको देखते हुए अब आपके टिप पर आ जाते हैं जिसका हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
मैं आज कुछ दिनों से मुझे जितने भी लोग मिल रहे हैं वो लकड़ियों को लेके ही बात मेरे से कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज के टिप्स को लकड़ियों पे ले जाते हैं। शुक्ल पक्ष में खरीदें लकड़ी, अगर आप चाहते हैं अपने घर का फर्नीचर बनाना तो शुक्ल पक्ष में उसको खरीदें। अच्छे मुहूर्त पे खरीदें, जो आपकी जन्म पत्रिका में जो अच्छा दिन है, जो अच्छा तारा है, जो अच्छा नक्षत्र है, उसी में जाकर आप उसको खरीदें। जब आप खरीदने जाते हैं लकड़ियों को या लकड़ियों का फर्नीचर, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए जाएं और उसको खरीद कर लाएं। उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में जो आ रहा है वो आपके लिए मंगल का कारक हो, वो आपको अमंगल नहीं दे। बिल्कुल, और मंगल तो कभी अमंगल कर ही नहीं सकता, हर एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए। खैर, इस पर कभी जरूर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर आई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।